हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग क्लास पे। जैसा आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा होने वाली है उसमें जीके और जीएस के क्वेश्चनों को हम लोग कंटिन्यू सीरीज में चला रहे हैं। और आज हमारा जो होगा वो 16 नंबर का मॉडल पेपर होगा, जिसमें 38 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उस पर अच्छे से हम लोग व्याख्या भी करेंगे और उसको समझेंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि अचानक किसी गतिविधि के दौरान किस अम्ल निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है। लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल। देखो, हमारे शरीर में थकान महसूस कब होती है? जब हमारे शरीर में यानी मांसपेशियों में जब आपका कौन सा, तो ये लैक्टिक अम्ल जब क्या होता है, संचित हो जाता है, तो इसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है। तो शरीर में किस अम्ल की अधिकता से आपकी थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सैलिक अम्ल की बात करेंगे तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जो आपके हरे पत्ते होते हैं ना, पत्तों में, ठीक है, जो हरे पत्ते होते हैं या हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें पाया जाता है ये। ठीक है। कार्बोनिक अम्ल की बात करेंगे तो ये आप देखेंगे ये अम्ल आपको कहीं ना कहीं जो आपके जैसे जो पेय पदार्थ होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं आपके कौन से, कार्बोनिक अम्ल। किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल लगाने के समय का गुणनफल वस्तु के डैश डैश में परिवर्तन के बराबर होता है। त्वरण, आघूर्ण, संवेग या वेग। तो इसमें सही आंसर क्या आपका है भाई? संवेग। क्या होगा? संवेग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संवेग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से उत्सव में नावों की दौड़ का विशेष आकर्षण होता है? ओणम, रोंगाली बिहू, नवरात्रि या पोंगल। अब कह रहा है कि नावों की दौड़, ठीक है, नावों की दौड़ की बात कर रहा है। तो ये होता है किसमें? तो ये ओणम पर्व। तो ओणम पर्व कहाँ का पर्व है? केरल का है। कहाँ का है? केरल। नावों की दौड़, ठीक है, उत्सव, ठीक है, ये होता है यहाँ पे। तो जहाँ नावों की दौड़ होती है ना, वहाँ पे स्थानीय भाषा में उसे हम लोग कहते हैं वल्लम कली। क्या कहते हैं? वल्लम कली। तो नावों की दौड़ जो ये क्या है आपका खेल है, इस खेल को केरल में स्थानीय भाषा में वो लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं वल्लम कली, यानी लकड़ी की नाव। ठीक है, वल्लम कली कहते हैं। पोंगल की बात करेंगे तो पोंगल तो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, पोंगल, ठीक है, कौन सा है? पोंगल। बाकी रोंगाली बिहू की बात करेंगे तो आपने पढ़ा ही है कि ये असम में है, असम में होता है, क्योंकि बिहू असम में 1 वर्ष से 3 बार मनाया जाता है। जैसे हमने देखा था रोंगाली बिहू है नहीं, कोगाली बिहू है नहीं, और एक अब आपने पढ़ा था दूसरा भी बिहू था। ठीक है, तो नवरात्र तो ये आपने जानते ही हो। ठीक है, ये हिंदी भाषी और पश्चिम बंगाल, गुजरात जैसे राज्यों में मनाया जाता है। चलिए अगर देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 14 नवंबर को, 27 जुलाई को या 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये देखिएगा ये मनाया जाता है कब? 29 अगस्त को। ठीक है, जो कि मेजर ध्यानचंद हैं, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है हॉकी का जादूगर। ठीक है, तो ये कहाँ के थे? ये हमारे प्रयागराज यूपी के थे, प्रयागराज के ये निवासी हैं। कहाँ के? प्रयागराज के निवासी। ठीक है, बाकी 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस, राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 14 नवंबर को क्या दें? बाल दिवस मनाते हैं। अब देखिए, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो ये किसने मारा था? जहांगीर के कहने पर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? सिखों के जो 5वें गुरु हैं, को सिखों के जो 5वें गुरु हैं, इन्होंने ही तो क्या तैयार किया था? इन्होंने आदि ग्रंथ
का संकलन किया था ना, क्या किया था, आदि ग्रंथ का संकलन। जो गुरु अर्जुन देव हैं इन्होंने क्या किया था, आदि ग्रंथ का संकलन किया था, संकलन किया था, ठीक है ना, क्या किया था, संकलन किया था। अच्छा, औरंगजेब है, इसने क्या किया था, तो ये जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, 9वें गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर की हत्या करा दी थी, हत्या की या करा दी, ठीक है, इस औरंगजेब। तो सिखों के टोटल कितने, 10 गुरु हुए, और 10वें और अंतिम कौन थे, तो आपके गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। पटना में पटना साहिब भी है, जो कि सिखों का एक पवित्र स्थान है, क्योंकि उनका जन्म वहीं पे हुआ था। लेकिन हत्या उनकी कर दी गई थी, गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या की गई थी। कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता, नांदेड़, गोदावरी नदी के किनारे है नांदेड़, वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक है सेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है, रोइंग से, घुड़दौड़ से, गोल्फ से या टेबल टेनिस से। तो ये है किससे, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की एक खिलाड़ी बहुत ही फेमस है हमारे भारत में, उनका नाम है मोनिका बत्रा या मानिका बत्रा, मानिका बत्रा, मानिका बत्रा। तो ये दिल्ली की हैं, बहुत ही क्या है, फेमस खिलाड़ी है मानिका बत्रा, ठीक है। ये क्या है, टेबल टेनिस खिलाड़ी है। टेबल टेनिस खिलाड़ी है, कहाँ की है ये दिल्ली की है, ठीक है, महिला खिलाड़ी है, ठीक है, मानिका बत्रा। चलो अब आ जाओ, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो इसमें सही आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश के चंदौली, चंदौली जिले में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है, जो कब स्थापित हुआ था, 1957 में, ठीक है। तो जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है, ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, क्या है, पहला वन्यजीव अभयारण्य है। अब यूपी की बात करेंगे, यूपी में अन्य वन्यजीव अभयारण्यों की बात करेंगे, तो वो जरा देखिएगा। एक है कौन सा, तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, ये बात करते हैं। तो ये हालांकि उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में विस्तार है। कितने जिलों में विस्तार है इसका, 5 जिलों में विस्तार है इसका। कितने में, 5 जिलों में विस्तार है। जैसे कि आप देखेंगे मेरठ में भी है, इसके अलावा मुजफ्फरनगर में भी है, ठीक है, मुजफ्फरनगर में है, ठीक है, इसके अलावा बिजनौर में भी है, बिजनौर, ठीक है, ऐसे 5 जिलों में है। इसके विषय, ये स्थापित कब हुआ था, ये स्थापित हुआ था 1986 में, ठीक है, जंगली गधों के संरक्षण के लिए स्थापित हुआ था। और इसका नाम है कि ये यूपी का क्या है, सबसे बड़ा, क्या है, सबसे बड़ा, ये क्या है, वन्यजीव अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, हस्तिनापुर वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। लेकिन जो महावीर स्वामी, एक है महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य, जो कि कहाँ पे है, ये ललितपुर में है। कहाँ पे है, ललितपुर में, ठीक है। तो ये सबसे छोटा, मतलब राज्य का ये क्या है, सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये राज्य का क्या है, सबसे छोटा क्या हो जाता है, वन्यजीव अभयारण्य हो जाता है। वैसे अगर और देखेंगे तो कछुआ वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ मिलेगा आपको,
ये मिलेगा बनारस में। कहाँ मिलेगा? बनारस में मिलेगा। कौन सा? कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्य आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर आप कहेंगे कि किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये लखीमपुर खीरी में है। आप कहेंगे कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? बहराइच में। ये कहाँ पर हो जाएगा? बहराइच में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कम से कम 12-13 वन्यजीव अभ्यारण्य है हमारे यूपी में। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, तो इसमें देखो भाई सही क्या है आपका? ये है उपराष्ट्रपति। अच्छा, उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना हो तो वो राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति को देना हो तो उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, क्या देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को देते हैं ये लोग। मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे, यानी कि त्यागपत्र के रूप में। ठीक है, जबकि शपथ की बात करेंगे तो भाई राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, यानी कि CGI दिलाता है। प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। हैजा रोग से शरीर का कौन सा भाग या कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा एक क्या है? ये क्या आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये संक्रमित या संक्रामक रोग है ये, तो इससे आंत क्या होता है? प्रभावित होता है। क्या होता है? आंत प्रभावित होता है। हैजा एक क्या है? संक्रामक रोग है, यानी कि ये कह सकते हो कि गंदगी से ये फैलता है, भोजन या दूषित जल हो गया, भोजन हो गया, इन सब से फैलता है हैजा। ठीक है ना, कौन सा है? हैजा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, अगर आता है कि एक रोग है कौन सा? ट्रैकोमा। एक ट्रैकोमा रोग होता है, इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ट्रैकोमा से इससे होती है क्या? आँख। क्या प्रभावित होता है? ये होता है आँख होता है। ठीक है, कौन सा होता है? आँख होता है। ठीक है, जैसे अगर TB की बात करते हैं तो इससे कौन सा प्रभावित होगा? जो आपका TB यानी ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उससे फेफड़े क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। ठीक है, या निमोनिया हो गया उससे फेफड़े प्रभावित होगा। जब त्वचा की बात करोगे, त्वचा तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा जो स्किन है मानव शरीर का क्या है? सबसे बड़ा क्या है? अंग है। और त्वचा पे देखिए जो चेचक है, इससे पूरा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, यानी कि स्किन ही उससे होता है चेचक। लेकिन चेचक का उन्मूलन कर दिया है किसने? WHO ने कर दिया है। और निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट, मध्य पठार और पश्चिमी घाट। तो ये देखो पश्चिमी घाट जो है वो क्या आपका हॉटस्पॉट क्षेत्र है। देखो हॉटस्पॉट क्षेत्र क्या होते हैं? यानी कि ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पे क्या जैव विविधता क्या हो? ज़्यादा हो। विविधता ज़्यादा होने का मतलब है कि जहाँ पर पेड़ पौधे या जीव जंतुओं की संख्या क्या हो? ज़्यादा हो। तो भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, यानी कि अगर देखा जाए कि विश्व में हॉट स्पॉट क्षेत्रों में भारत एक संपन्न राज्य है। ठीक है, तो भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? तो भाई कितने हॉट स्पॉट कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? भारत में 4 हैं। कितने? 4 हैं। कहोगे 4 कौन कौन से हैं? देखो ज़रा, एक है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय, देखो ये पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पूर्वी हिमालय होता ना तो भी सही होता। ठीक है, फिर आपका है कौन सा? पश्चिमी घाट। तो आपने तो पढ़ाई है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ देखने के लिए मिलता है? पश्चिमी घाट में मिलता है। हालांकि पश्चिमी घाट यूनेस्को की सूची में क्या है? शामिल भी तो है, शामिल भी है। फिर देखेंगे आप मिलेंगे, एक मिलेगा आपको सुंडा लैंड। कौन सा होगा? सुंडा लैंड। कौन सा होगा? सुंडा लैंड। ठीक है, एक होगा इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो वर्मा क्षेत्र। ठीक है, ये वाला। तो ये आपके 4 क्या है? हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। ठीक है, तो समझ गए आपने हॉट स्पॉट क्या होता है। या एक शब्द और भी आप समझना, इकोटोन क्या होता है? इकोटोन, ये शब्द क्या होता है? इकोटोन का मतलब होता है कि जहाँ पर जीव जंतुओं की क्या हो? संख्या ज़्यादा हो, ये संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। ये क्या होगा? संक्रमण क्षेत्र होता है। इकोटोन क्या होता है? एक संक्रमण क्षेत्र होता है। क्या होता है? संक्रमण क्षेत्र होता है।
यानी कुल मिला के ये भी वो स्थान है जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होती है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र ये भी होता है इकोटर्म। ठीक है, दो एरिया, जैसे दो एरिया होगा, दो एरिया का जो बीच का स्थान होगा उसे इकोटोन कहते हैं। आज जो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, मीथेन, क्लोरीन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो देखिए इसमें अगर आप बताएंगे तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, मीथेन हो जाएगा ना। गोबर गैस में यही तो होता है मीथेन, CH4। लाइटर में भी क्या होगा, मीथेन गैस ही होगा। नहीं, CNG में अगर देखेंगे तो मीथेन ही गैस होती है मुख्य रूप से। ठीक है, मीथेन ही होती है। लेकिन जो अगर बात करेंगे गैस सिलेंडर की बात करते हैं, जो LPG की बात करते हैं, तो उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होता है। ठीक है, कौन सा, जो LPG है, LPG, इसमें कौन सी गैस होती है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। ठीक है, तो लिक्विफाइड क्या, पेट्रोलियम गैस। LPG वो आर्थिक नीति वाला नहीं है कि LPG की नीति कब आई, 1991 में आई थी ना, पढ़ा होगा। यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है नहीं, यानी कि निजी, आप कहेंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति कब आई थी, 1991 में आई थी। ठीक है, जुलाई 1991 में आई थी। सवाल वो भी पूछ लेता है वो। ठीक है, तो अब यहाँ से इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया। ठीक है, अब जो हीलियम है ये क्या है, सबसे हल्की गैस है क्या ये। अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हीलियम है ये सबसे हल्की, ठीक है, सबसे हल्की, ये क्या है, अक्रिय गैस है। क्या है, अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, उत्कृष्ट गैस है, ये कहा जाता है। ठीक है, हीलियम। ठीक है, नाइट्रोजन आप देखोगे तो नाइट्रोजन आपकी जो चिप्स की पैकेट होती हैं उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस ही भरा जाता है चिप्स की पैकेट में। ठीक है, क्लोरीन आप देखेंगे ये भी क्या है आपका, कहीं ना कहीं इसका भी यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर या अन्य चीज़ों में। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है। कोई ठोस चीज़ है वो द्रव अवस्था में चला जाएगा तो उस परिवर्तन के, जब वो परिवर्तन होगा वो किसकी वजह से होगा, वाष्पीकरण के कारण होगा, गलनांक, ऊर्ध्वपातन, प्लाज्मा। तो ये होगा किसके कारण में, गलनांक के कारण। वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण कहेंगे कि जब कोई चीज़ क्या हो, द्रव से क्या बन जाए, गैस बन जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब कोई चीज़ ठोस से ठीक है सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए, यानी बीच में लिक्विड अवस्था आए ही ना, ठोस से सीधा गैस बन जाए, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे अगर बात करें तो कपूर जो है ना, कपूर वो क्या है आपका, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण तो है, सीधे वो ठोस होता है, सीधे गैस बन जाता है, बीच में लिक्विड अवस्था आती ही नहीं है। ठीक है, प्लाज्मा तो पदार्थ की क्या है, चौथी अवस्था है। ये क्या है, पदार्थ की, ये क्या है, फोर्थ स्टेज है, चौथी क्या है आपकी अवस्था है। ठीक है, ये क्या है, चौथी अवस्था है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन का प्रमाण था, यानी वहाँ पे कुत्ते पाले जाते थे। मेहरगढ़, पय्यमपल्ली, बुर्ज होम, हल्लूर। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा आंसर है, तो बुर्ज होम। तो बुर्ज होम कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहाँ से कुत्तों को पालने के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले। यहाँ पे क्या मिले हैं, कुत्तों को पालने के साक्ष्य पाए गए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला है, कृषि के प्रमाण मिले थे ना, सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले थे। यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले थे, सर्वप्रथम मिले थे यहाँ से। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला है कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर नाम दिया जाता है, 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल या 140 डेसिबल। ठीक है, अगर जो ध्वनि
80 डेसिबल से क्या हो जाए, ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो हम उस एरिया को क्या करेंगे, शोर क्षेत्र घोषित करेंगे। क्या करेंगे, शोर क्षेत्र घोषित करेंगे। जैसे कभी भी अगर ये पूछ जाए कि अगर जो दो व्यक्ति हैं, क्या है, दो व्यक्ति हैं, क्या है, दो व्यक्ति हैं, अगर सामान्यतः आपस में बातचीत करते हैं तो कितने डेसिबल की आवाज़ की आवश्यकता होगी ताकि वो कंफर्टेबल जोन में अपना बातचीत कर लें। तो ये होगा कितना, 30 डेसिबल। कितना होगा, 30 डेसिबल। ठीक है, तो 30 डेसिबल के आसपास अगर होता है तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा ध्वनि की जब हम लोग बात करें तो ध्वनि का मापन किस में करते हैं, डेसिबल में करते हैं। किस में करते हैं, डेसिबल में करते हैं। ध्वनि का जो चाल अगर वायु में देखा जाए तो वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन ध्वनि की चाल मीडियम के अनुसार बदल जाती है। अगर ठोस कोई चीज़ है तो फिर उसमें ध्वनि काफ़ी दूर तक और काफ़ी तेज़ी से सुनाई पड़ेगी, है नहीं। द्रव में उससे थोड़ा कम चाल होगा, गैस में उससे भी कम होगा, क्योंकि ध्वनि ना एक यांत्रिक तरंग है, यानी इसको जानने के लिए कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होनी चाहिए, मीडियम की आवश्यकता होनी चाहिए। कितनी हो जाएगी, तो 80 डेसिबल। अगर देखिएगा 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है। तो पहली की बात कर रहे हैं ना, तो ये कौन है, प्लासी का ही तो युद्ध था 1757। कब हुआ था, 23 जून 1757। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ये किसके बीच में हुआ था, अंग्रेजों की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव था। उधर से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, तो सिराजुद्दौला हार जाते हैं, मीर जाफर द्वारा धोखा देने की वजह से। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये होता कब, 21 अप्रैल। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो बाबर जीत जाता है और वो क्या करता है कि आगरा में अपनी राजधानी बनाता है। कौन, बाबर, मुगल शासक के रूप में। अब देखो बक्सर का युद्ध जब होता है ना, ये कब होगा, तो ये आई थिंक कि 22 या 23 अक्टूबर को होता है। ठीक है ना, कहीं की 22 कहीं की 23 दिया था, तो 22-23 अक्टूबर को होता है। कब, 1764 में। बक्सर कहाँ पड़ता है, बिहार में। ठीक है, ये युद्ध किया जाता है। ठीक है, बक्सर के युद्ध। इसमें देखेंगे तो दो पक्ष होगा, और युद्ध में दो ही पक्ष तो होते हैं, है नहीं, 3 पक्ष भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। तीसरा देखो अंग्रेज़ों की तरफ से कौन लीड कर रहा था, इन्हें सेनापति के रूप में कौन था, तो हेक्टर मुनरो ये था। ठीक है, और इस साइड में देखा जाए तो इधर 3 नवाब थे, 3 नवाब थे। ठीक है, इधर कौन सा था, अवध का एक भाई नवाब थे, अवध के नवाब थे, उनका नाम क्या था, सुजाउद्दौला नाम था। फिर दिल्ली के भी नवाब इसी में शामिल थे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। फिर इसके बाद में बंगाल के भी नवाब थे, बंगाल के नवाब थे कौन, तो मीर कासिम, ये मीर जाफ़र नहीं, मीर कासिम। ठीक है, जिस समय मीर कासिम ये तो लड़ा रहा होता है उस समय मीर जाफ़र गद्दी पे बैठा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इसमें कौन होता है, ये जीत जाते हैं, हेक्टर मुनरो क्या होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, ये सब जीत जाते हैं, ये जीत गए। और जब ये जीत गए तो यानी अब तो पूरा ही तय हो गया कि अब भाई शासन कौन करेगा, अब शासन कौन करेगा भारत में, अब तो यही करेंगे, अंग्रेज ही करेंगे। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के बाद में आप देखेंगे तो कई सारे संधियाँ की जाएंगी। ठीक है, इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि होती हैं तो 1765 में। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण। तो सबसे भाई पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। ठीक है, तो पुराणों की संख्या कितनी है,
अगर इनकी संख्याओं की हम बात करते हैं तो इनकी संख्या टोटल है कितनी, 18। जैसे उपनिषद कितने हैं, 108। कितने हैं, 108। पुराण कितने हैं, तो 18। सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। यानी पुराणों की हमने सुना, देखो पुराणों के अधिकतम रचना जो हुई ना वो गुप्त काल में हुई है। किस में हुई है, गुप्त काल में ज़्यादा हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, ये तो ठीक है भाई, ये तो आपने पढ़ा। ये बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था, बड़ा इमामबाड़ा किसने बनाया था, तो जो अवध के नवाब थे असफुद्दौला, उन्होंने 1784 में बनवाया था बड़ा इमामबाड़ा। ठीक है, बड़े इमामबाड़े का जो कह सकते हैं जो परिसर है ना, जो गुंबद है वो उसको देखा जाए तो ये एशिया का सबसे बड़ा क्या है, बिना पिलरों वाला गुंबद है भाई, बिना पिलर का वो गुंबद है। लगभग 150 मीटर की लंबाई का हो, बीच में कहीं भी पिलर नहीं है। तो आजकल आप देखते हैं घर बनता है तो उसमें 4-5 पिलर तो थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा देते हैं, लेकिन ये पता नहीं किस तकनीकी से बनाई है इन लोगों ने कि एशिया का सबसे बड़ा बिना पिलरों वाला ये गुंबद है। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा। ठीक है, निशांत बाग कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना, निशांत बाग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। आई थिंक मेरे हिसाब से जहांगीर द्वारा बनाया गया था ये। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा ये कह रहा है इलाहाबाद में, नहीं भाई इलाहाबाद में नहीं है। ठीक है, ये हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, हुमायूं का जो मकबरा है ये दिल्ली में ही है। ठीक है, दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, तो बताएंगे ये दिल्ली में। ठीक है, हुमायूं का जो मकबरा है ना, इस मकबरे को ध्यान रखो, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ताजमहल का पूर्वगामी, ताज महल का पूर्वगामी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ताजमहल जब बना तो उसकी कुछ आकृतियाँ, डिज़ाइन हमने देखा गुंबदों वाली, वो हुमायूं के मकबरे से ही ली गई, हुमायूं के मकबरे से ही ली गई हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हुमायूं नामा किसने लिखा, हुमायूं नामा किसने लिखा, तो गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। ठीक है, जो कि इनकी बहन थी, हुमायूं की बहन थी। ठीक है, अच्छा उसके अलावा देखिएगा कि ताजमहल की फूहड़ नकल या फिर दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहते हैं, तो कहते हैं बीबी के मकबरे को। बीबी का जो मकबरा है ये, और ये कहाँ पे है, तो बीबी का मकबरा कहाँ पे है, तो जो औरंगाबाद ज़िला है ना, जिसे अब संभाजी नगर कर दिए हैं, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो औरंगजेब की जो बीबी हैं उनका जो मकबरा बना है उसे कहते हैं ताजमहल की फूहड़ नकल या फिर दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो मुग़ल काल में, मुग़ल काल या मुग़ल फैमिली के सबसे अधिक जो मकबरे हैं जिनको दफनाया गया है वो कहाँ दफनाया गया है, तो वो दफनाया गया है हुमायूं के मकबरे में ही दफनाया गया है। तो मुग़ल काल के अधिकतम जो शासक हैं या कह सकते हो कि अधिकतम जो वहाँ के परिवार के लोग हैं उनको कहाँ दफनाया गया है, तो ये दफनाया गया है इसमें भैया हुमायूं के मकबरे में। ठीक है, तो आप देखेंगे जहांगीर का मकबरा कहाँ पे मिलेगा आपको, वो लाहौर मिलेगा। कहाँ पे, जहांगीर का मकबरा लाहौर मिलेगा। और जो बाबर का मकबरा होगा उसका काबुल मिलेगा। पहले तो आगरा में दफनाया गया था, फिर बाद में काबुल ले गए थे उसको दफनाने के लिए। बाकी अकबर का कहाँ मिलेगा, अकबर का आप देखते हैं अकबर का आगरा मिलेगा। आगरा में जो जगह है सिकंदरा, वहाँ पे है ना अकबर का मकबरा। और शाहजहाँ का तो आप जानते ही कहाँ पे है। ठीक है, आगरा में। तो अब देखो विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी। अब विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की जगह दी थी, वेंकट द्वितीय, अच्युत राय, तिरुमल या कृष्णदेव राय। तो ये भाई ये थे महान व्यक्ति, ये थे कि वेंकट द्वितीय ने, इन्होंने क्या किया था कि विजयनगर साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी पुर्तगालियों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, जूनागढ़ गुजरात में, दीफू असम में, कोहिमा नागालैंड में या गंगटोक सिक्किम में, या गंगटोक सिक्किम में। ठीक है, गर्म पानी ये मकबरा कहाँ स्थित है।
हाँ, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, तो दीफू सुना है, असम, ठीक है, दीफू असम, ठीक है, दीफू असम। लेकिन दीफू दर्रा जो पूछेगा ना भाई, देखो दीफू दर्रा वो अरुणाचल प्रदेश में, दीफू दर्रा वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब सिक्किम से देखो सवाल पूछेगा, सिक्किम, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। और सिक्किम में ही ध्यान रखो, सिक्किम में आप देखेंगे यहाँ पर मिलेगा कौन सा, चोलामू झील, कौन सी मिलेगी, चोलामू झील, जो कि भारत में ये क्या है, भारत में ये सबसे ऊंची झील है ना, सबसे ऊंची झील है, क्या है, सबसे ऊंची झील। सिक्किम क्या है अगर देखेंगे तो ये जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है ये, ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, कंचनजंगा चोटी की बात करें, चोटी इसकी हाइट 8,598 मीटर है, ठीक है। तो कंचनजंगा चोटी ये भारत में स्थित, में की बात कर रहा है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो बताना वो है K2, कौन सा है, K2, जो कि POK वाले क्षेत्र में, जो 8,611 किलोमीटर है वो। निम्नलिखित में से कौन सा गांधार कला विधा की विशेषता नहीं है, इसे शकों और कुषाणों द्वारा संरक्षण दिया गया था, इसे भारतीय और यूनानी प्रभाव है, इसमें मानव आकृति का वास्तविक चित्रण होता है, इसकी व्युत्पत्ति हीनयान से हुई है। तो जो इसका सही आंसर है ना वो आपका क्या है, इसकी व्युत्पत्ति हीनयान से हुई थी, ये वाली बात क्या है, गलत है, बाकी सारे चीज़ें सही हैं। आपको पता है कि पहली मूर्ति किस कला में बनी थी, तो वो है मथुरा कला में, मथुरा कला में सर्वप्रथम मूर्ति बनी थी, और भी किसकी बनी थी, वो बनी थी बुद्ध की, ठीक है। तो पहली मूर्ति किस कला में बनाई थी, तो मथुरा कला शैली में बनी थी, और किसकी बनी थी, तो बुद्ध, जो भगवान बुद्ध हैं इनकी सबसे पहले मूर्ति बनाई गई थी, क्या की गई थी, इनकी सबसे पहले मूर्ति, ठीक है। तो ये देखो ये आपका ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी इन ए जॉय फॉर एवर, वाक्य के लेखक कौन है, ठीक है, ये वाक्य के लेखक कौन है, ठीक है। जॉन किट्स, रॉबर्ट ब्राउनी, PB शली या विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसके जो लेखक हैं ये है कौन, जॉन किट्स, कौन है, जॉन किट्स, जो ये वाक्य है ये इसके लेखक हैं। तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगप्पा, ये मुरुगप्पा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मुरुगप्पा को समर्पित है। ओणम, पोंगल, थाईपुसम या अड़ीपेरुक्कू, तो ये है थाईपुसम, कौन है, थाईपुसम। तो जो थाईपुसम त्यौहार है, त्यौहार पर जो भगवान मुरुगप्पा यानी कि कार्तिकेय की बात करते हैं, कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय को तमिलनाडु में ये मुरुगप्पा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाकी पोंगल तो ये भी तमिलनाडु का ही है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में ही है। ओणम की बात करेंगे तो ये केरल में है, कहाँ है, केरल में, ठीक है। अच्छा, पोंगल जो पर्व है ना तमिलनाडु में जब ये मनाया जाता है, हालांकि वहाँ के नए साल की बात करते हैं तो नौ वर्ष है, ठीक है ना। जैसे केरल का नया वर्ष कौन सा है, विशु पर्व, विशु पर्व नया साल है। जैसे गुड़ी पड़वा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है।
वैसे ही तमिलनाडु का कौन सा है, पोंगल पर्व है। ठीक है, कौन सा है, पोंगल पर्व है। पोंगल पर्व पर आप देखते हैं कि तमिलनाडु में एक खेल खेला जाता है जिसमें आपस में दो बैलों मतलब जो एक क्या होता है, बैल होते हैं, बैल के सींगों में सिक्के की पोटली बांधी जाती है। क्या की जाती है, सिक्कों की पोटली बांधी जाती है। वो खेल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, इसमें जान जाने की भी क्या होती है, संभावना रहती है। तो उसको चैलेंज किया गया था मद्रास हाई कोर्ट में कि ये जानवरों के साथ में क्या है, शोषण है। क्या है, उनके साथ में शोषण है। लेकिन फिर बाद में भी इसमें कंटिन्यू रखा गया। ठीक है, जो ध्यान नहीं आ रहा वो कौन सा आपका इसमें वो खेल है। काजू उगाने के लिए किस किस्म की मृदा सबसे अधिक उपयुक्त होती है, लाल और पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल लेटराइट मृदा। तो ये कौन सा है आपका, लाल लेटेराइट मृदा। ठीक है ना, लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काजू का उत्पादन किया जा सकता है, खेती की जा सकती है। ठीक है, तो अब हमारे भारत में काजू सबसे अधिक कहाँ होता है, अगर आ जाए काजू, ये सबसे अधिक होता है हमारे भारत में महाराष्ट्र क्षेत्र में। कहाँ होता है, महाराष्ट्र क्षेत्र में ये अधिक होता है। ठीक है, तो लेटेराइट मृदा आपको वहीं मिलेगी जहाँ पे अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान होता है। लेटेराइट मृदा आपको कहाँ मिलेगी, लेटेराइट मृदा आपको जो मिलेगी ये मिलेगी कहाँ पर, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा व अधिक तापमान वाले क्षेत्र में ये आपको मिल जाएगी। कौन सी, लेटेराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है, मनसबदारी पद्धति की शुरुआत किसने की थी, अकबर ने, जहांगीर ने, शेरशाह ने या बलबन ने। तो देखो मनसबदारी पद्धति जो थी ये शुरू किया था अकबर ने। ये अकबर की क्या था, एक अपना एक क्या थी, व्यवस्था थी। ठीक है ना, तो ये मनसब दिया करता था। तो मनसब में जात और सवार हुआ करता था जिसमें से रैंक और प्रतिष्ठा को दर्शाता था। ठीक है, कि तुम इतने मनसब को हो तो तुम्हारी इतनी रैंक है, तुम्हारी इतनी रैंक है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि अकबर ने भी 400 का मनसब प्रदान किया था। ठीक है, एक अंग्रेज को। चुनाव याचिका का अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को या चुनाव आयोग को। देखो चुनाव याचिका का अधिकार तो होता है ना वो उच्च न्यायालय की होता है, हाई कोर्ट का ही होता है। अब कहोगे चुनाव याचिका क्या है, चुनाव याचिका क्या है, चुनाव याचिका का मतलब ये होता है कि जब कभी भी चुनाव हो जाए और चुनाव के जो परिणामों की वैधता की जांच जो की जाती है वो चुनाव याचिका के अनुसार ही की जाती है। यानी कि चुनाव के बाद में जो चुनाव परिणाम होते हैं उनकी वैधता की जांच जो की जाती है वो इसी प्रक्रिया द्वारा की जाती है कि भाई जो परिणाम उसके आए हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं कि वह कितना वैध है। ठीक है, कितना वो सही है। तो ये है कि इसका उच्च न्यायालय का। हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध है रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से या कबड्डी से। ये भाई किससे, रंगमंच से। क्या है, रंगमंच से। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे यूपी में भाई नौटंकी बड़ी फेमस है। नौटंकी क्या है, लोक नृत्य है। ठीक है ना, नौटंकी, नौटंकी ये क्या है, एक लोक नाटक है। कहाँ का, यूपी का। लेकिन नौटंकी की दो शैलियाँ चलती हैं, एक कानपुर और दूसरा कौन सा, हाथरस। कौन सा, हाथरस। वैसे हाथरस को गुलाबी या हींग नगरी भी कहते हैं। हाथरस को क्या कहते हैं, गुलाबी और हींग नगरी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो शैलियाँ चलती हैं। तो नौटंकी क्या है, एक रंगमंच। ठीक है, तो नौटंकी कहाँ की फेमस है, तो उत्तर प्रदेश की। कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की। वैसे नौटंकी देखा जाए तो घर घर की भी फेमस ही है। ठीक है, तमाशा देखोगे, तमाशा तो ये महाराष्ट्र की है ना, तमाशा महाराष्ट्र की है। ठीक है, तो ये रंगमंच से क्या है, रंगमंच से। ठीक है, तो नौटंकी केवल यूपी की नहीं फेमस है, कहाँ की है, घर घर की फेमस है नौटंकी। ठीक है, और बाकी तमाशा कहाँ का फेमस है, महाराष्ट्र का, कि घर घर का, वो भी घर घर का ही फेमस है। वह कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ या पटना। तो सही आंसर क्या है इसमें, इसमें है आपका लखनऊ।
तो जो अखिल भारतीय किसान सभा है इसकी स्थापना कब हुआ थी? तो अखिल मतलब होता है संपूर्ण भैया, पूरा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में, ठीक है। और इसकी फर्स्ट इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था लखनऊ में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता तो एक किसान नेता थे, कौन? सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती ये थे, ठीक है। सहजानंद सरस्वती। एक बार पढ़ा होगा एक आंदोलन, पढ़ा? एक आंदोलन जो 1920 के आसपास में गठित हुआ था, जो अवध, सीतापुर और बहराइच वाले क्षेत्रों में किसान आंदोलन ये था एक। वह स्थान जहाँ पे प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला है, नागार्जुनी कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी या माशकी, ठीक है। माशकी, तो माशकी क्या है? एक जगह है, ठीक है। मेरे हिसाब से माशकी ये जगह आई थिंक ये उत्तराखंड में ये पड़ता है। वहाँ पर अशोक कालीन पहले जो लिपि थी उसका पता चला है, कहाँ पे? माशकी से, ठीक है, माशकी से। दिन के समय कौन सा प्रक्रम जाइलम में जल की चाल के लिए प्रमुख प्रेरक बल है? वाष्पोत्सर्जन, कर्षण, वाष्पीकरण, चूषण या स्थानांतरण? अच्छा, आपने देखा जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में एक होता है जाइलम, ये हालांकि उत्तक होते हैं जाइलम। एक होता है क्या? आपका फ्लोएम। तो देखो जो जाइलम का काम ये होता है, ये जो टिश्यू है, उत्तक है पेड़ पौधों में, इसका काम होता है कि जो वाटर है, जो जल है, उसको जड़ से पेड़ या वृक्ष के विभिन्न भागों तक लेके जाना, ठीक है, वो जाइलम काम होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? जल को जड़ से अन्य भागों में लेके जाना, जो फ्लोएम है, फ्लोएम का काम ये होता है कि पत्तियों में जो बनते हैं क्या? भोजन बनता है, जो एनर्जी बनती है, जो लवण बनते हैं, उसको अन्य भागों में ले जाना फ्लोएम का काम है। फ्लोएम का काम है कि जो आपके खनिज लवण हैं, खनिज लवण यानी कुल मिला के एक प्रकार का भोजन ही समझो, भोजन पत्तियों से अन्य भागों में लेके जाना, इसका क्या होता है? काम होता है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, जाइलम वाली प्रक्रिया, ये वाष्पोत्सर्जन कर्षण के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण ये होता है? ठीक है। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार न चला पाने के आधार पर आपातकालीन घोषित किया जा सकता है? तो देखो अनुच्छेद देखो कौन कौन से, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, ठीक है। तो इसमें है कौन सा? 356, ठीक है। जब कभी भी क्या हो जाए, जो राज्य सरकारें होती हैं, अगर ये संविधान के तरीके से, अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि संविधान के अनुसार अगर ये अपनी सरकारें नहीं चला पाती हैं, तो राज्यपाल के कहने पर या राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य में क्या लगा देगा? राष्ट्रपति शासन लगा देता है, ठीक है। लेकिन रिकमेंड कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा, क्योंकि आपको पता है कि राज्य और केंद्र यानी राष्ट्रपति के बीच में जो मीडिएटर का काम करता है, जो मध्यस्थता का काम करता है, वो कौन सा होता है? वो आपका राज्यपाल होता है, ठीक है। राज्यपाल को इसीलिए नियुक्त किया जाता है राज्यों में, ताकि वो देख पाएँ कि हाँ कि राज्यों की जो शासन व्यवस्था है, क्या वो संवैधानिक तंत्रों के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, तो फिर वो रिकमेंड करेगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन लगा देगा उस राज्य में, ठीक है। तो वो किस आर्टिकल तहत उसको प्रावधान है या उसको शक्ति है राष्ट्रपति को? तो वो अनुच्छेद 356
356 के तहत है। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अनुच्छेद 352 में क्या लगता है? इसमें लगता है राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी किसके तहत लगता है? 352 के तहत। यानी अभी भारत में देखा जाए तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाया जा चुका है। कितनी बार? 3 बार लगाया जा चुका है। अनुच्छेद 368 में क्या है? इसमें क्या होता है कि इस अनुच्छेद के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? संसद क्या कर सकती है? संविधान में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। ठीक है ना। भाग किसके तहत? तो भाग आपका 20 है। ठीक है, जो कि ये प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से ले रखी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं भाई आगे। पश्चिमी घाट के किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? अग्रभाग, स्तरीय भाग, पर्वतीय या संवहनीय? लेकिन ये देखा जाए पर्वत के सहारे, ठीक है ना, ये वर्षा क्यों होता है? पर्वत के सहारे होता है। किसके सहारे होता है? पर्वत के सहारे ये वर्षा होती है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 32 नंबर, पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? म्यांमार से, जापान से, चीन से या ताइवान से? तो ये संबंध रखता है किससे? चीन से। ये किससे रखता है? चीन से रखता है। पिंग पोंग कूटनीति, मुझे सबसे लग रहा है कि ये टेबल टेनिस का संबंध इससे, कूटनीति से। ठीक है, ताइवान को हम लोग पहले फार्मोसा द्वीप कहते थे। पहले क्या कहते थे? फार्मोसा द्वीप कहते थे। फार्मोसा द्वीप कहते थे। ठीक है, जापान जानते ही हो कि जापान जो है ये 4 बड़े आइलैंडों पे बसा हुआ है प्रशांत महासागर में। ठीक है, यहाँ से पूरी तरीके से क्या होता है? चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं? पूरी तरीके से यहाँ पे चीज़ें ये क्या करता है? आयात करता है दूसरे देशों से। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही कम चीज़ें इसकी खुद की होती हैं। ठीक है, तो जापान 4 आइलैंडों बसा हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे ऊपर की तरफ से। ठीक है, होकाइडो, होन्शू, क्यूशू और शिक्योकू, ऐसे करके 4 आइलैंडों पे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। म्यांमार को हम लोग क्या कहते हैं? गोल्डन पैगोडा कहते हैं। देखो, पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? कोयला, लौह अयस्क, खनिज तेल या फिर मैग्नीज? ठीक है, तो अब इसे जाहिर सी बात है कि कोयला पाया जाएगा, लौह अयस्क पाया जाएगा, मैग्नीज भी पाया जाएगा, लेकिन जो खनिज तेल हैं ये नहीं पाए जाते हैं। खनिज तेल ये नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि खनिज तेल जो होते हैं ये खासकर मैदानी क्षेत्रों में मिलते हैं, है नहीं? मैदानी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। कौन सा? खनिज तेल। ठीक है, खनिज तेल। तो कोयला की अगर बात करोगे, कोयला, तो कोयला को हम लोग क्या कहते हैं? कोयला को कहते हैं काला सोना भी कहते हैं, या उद्योग की जननी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्योग की जननी कहते हैं। किसे? कोयला को बोलते हैं उद्योग की जननी। ठीक है, लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं। वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और बेतवा या नर्मदा और सोन? ठीक है, तो ये है कौन? नर्मदा और सोन। हालांकि अमरकंटक की पहाड़ी से, अगर ये अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी है, तो इससे 3 नदियाँ निकलती हैं यहीं से। एक ऐसे निकलेगी, इसका नाम है नर्मदा, एक इधर से निकलेगी, इसका नाम होगा सोन, एक यहाँ निकलेगी, इसका नाम होगा जोहिला। 3 नदियाँ एक ही स्थान से निकलती हैं, लेकिन तीनों अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे कि आप देखोगे जो कैलाश मानसरोवर के पास में जो आपका मानसरोवर झील है, वहाँ से देखा जाए तो वहाँ से भी 3 नदियाँ निकलती हैं एक ही बिंदु से, लेकिन वो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो वैसे यहाँ पे भी है। अगला है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? रूस है, यूक्रेन है, चीन है या फिर भारत है? तो आपने देखा जो साइबर जो क्राइम है ये आने वाले समय में धीरे धीरे ये एक व्यापक रूप क्या कर लेगा? धारण कर लेगा। ठीक है, तो अभी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कर लेगा। तो इसमें जो शीर्ष स्थान पे था वो कौन था? रूस था। यानी कि भारत में दुनिया में सबसे अधिक साइबर क्राइम
जो होते हैं वो कहाँ पे अधिकतम होते हैं, तो वो रूस में होते हैं। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत किस नंबर पे है, तो भारत इसमें है किस नंबर पर, 10वें स्थान पे है। किस स्थान पे है, वो 10वें स्थान पे है साइबर क्राइम में। ठीक है, साइबर क्राइम में किस स्थान पे है, तो ये 10वें स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2024 को यूरोप के कौन से 2 देश आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं। बेल्जियम फ्रांस, जर्मनी फ्रांस, साइप्रस और आयरलैंड, या फिर रोमानिया और बुल्गारिया। तो ये कौन से 2 देश हैं, ये हैं रोमानिया और बुल्गारिया। ठीक है, अब देखो यूरोप में क्या होता है ना, यूरोप में जो शेंगन, ये क्या है, शेंगन कहा गया, शेंगन क्षेत्र जो होते हैं इसमें शेंगन जो क्षेत्र होता है, यानी कि यूरोप में देखेंगे कुल मिला के 44 देश आते हैं। यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं, 44 देश हैं। तो शेंगन क्षेत्र में वो देश शामिल होते हैं। वो देश अगर शेंगन क्षेत्र में शामिल हो गया तो यानी कि उन शेंगन क्षेत्र में जितने भी क्या हैं आपके देश हैं, उनमें मुक्त क्या होगा कि आप फ्री मुक्त व्यापार मुक्त जो आपके है ना हवाई यात्रा कर सकते हैं, मतलब वीज़ा मुक्त होता है। ठीक है, क्या होगा, वीज़ा मुक्त होता है शेंगन क्षेत्र में जो देश शामिल होते हैं। तो अभी कौन शामिल हुआ है, रोमानिया और बुल्गारिया। तो अब जो रोमानिया है, रोमानिया की राजधानी क्या है, ये है कौन सी, बुखारेस्ट। कौन सी है, बुखारेस्ट। और बुल्गारिया की राजधानी क्या है, यहाँ पे देखेंगे बुल्गारिया की राजधानी क्या है, इसको देखते हैं, बुखारेस्ट। ये किसकी राजधानी है, तो ये हो जाएगी किसकी, तो ये हो जाएगी आपकी रोमानिया की। ठीक है, रोमानिया की। ठीक, तो ये 2 देश क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं किसमें, तो शेंगन क्षेत्र में। देखो यूरोपीय संघ वाले देश अलग होते हैं, शेंगन वाले अलग हैं। जो नहीं है कि यूरोपीय संघ में जो शामिल हो वो शेंगन क्षेत्र में शामिल हो। तो शेंगन क्षेत्र में जो शामिल होता है उसका क्या अधिकार मिल जाता है कि वीज़ा मुक्त हवाई यात्रा वो उस देश में कर सकता है। ठीक है, अब देखिएगा, हाल ही में कौन सा राज्य 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। भाई 5 करोड़, कितना, 5 करोड़ जारी किया है। तो ये कौन सा है, इसमें हो जाएगा आपका राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किया है। तो भारत मतलब आयुष्मान जो योजना चला था, कब चला था, आयुष्मान भारत योजना ये कब चली थी, कब ये चली थी, कब, तो सितंबर में चला था ना, सितंबर 2018 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये आयुष्मान भारत योजना ये शुरू हुआ था झारखंड वाले क्षेत्र से। ठीक है, तो 5 करोड़। तो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगा, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा वितरित होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश के अनुसंधान केंद्र में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र विकसित किया गया है। जापान में, रोमानिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, या फिर इजराइल में। तो ये है कौन सा सही आंसर, तो रोमानिया। ठीक है, रोमानिया कहाँ का, यूरोप का देश है। ये क्या है, यूरोपीय देश है ये। राजधानी तभी पढ़ के आया ना, राजधानी इसकी क्या है, बुखारेस्ट। रेस्ट, जबकि बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। ये तो बुखारेस्ट है ना, बुखारेस्ट ये रोमानिया की राजधानी है। जबकि अगर बात करेंगे बुखापेस्ट, ठीक है, ये बुखारेस्ट क्या है, रोमानिया की है। ठीक है, बुडापेस्ट आ जाएगा अगर इस तरीके से देखो, बुडापेस्ट। तो जो बुडापेस्ट है ये हंगरी की राजधानी है। किसकी है, हंगरी की ये राजधानी है, हंगरी की राजधानी है। देख, अब इजराइल में ध्यान रखना कि इजराइल ने क्या किया था कि हमास एक संगठन है ना,
फ़िलिस्तीन का हमास संगठन पर क्या चलाया था, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ये चलाया था। लेकिन इसी के जवाब में हमास संगठन ने भी इजराइल के ऊपर कौन सा ऑपरेशन चलाया था, वो चलाया था ऑपरेशन क्या था, अल अक्सा, ठीक है, अल अक्सा, ठीक है ना, ये था अल अक्सा। लेकिन भारत ने इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था, ठीक है, ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय क्या है समझो, ऑपरेशन अजय क्या है, तो इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया था, ठीक है, ऑपरेशन अजय चलाया गया था। तो ये हमारी क्या रहे आज के टोटल 38 क्वेश्चन रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इसको अच्छे से आपने वॉच किया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, अगले मॉडल पेपर में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।